Welcome to Bishop Academy online classes. In chapter first, Introduction to Accounting. In the previous video, I was discussed about the accounting, process of accounting, advantage of accounting, importance of accounting, and etc. In this video, part 2, I am going to discuss about the limitation of accounting. Dear student, हम जब accounting करते हैं तो उसके भी कुछ limitations होते हैं. Limitation में सबसे first है, it is not fully exact. जो हम accounting करते हैं, actually वो fully exact नहीं होता है. Because accounting is based on evidence, but its estimates are also made for ascertaining profit or loss. Examples: estimating the useful life of an assets, bad debts, market price of closing stock, etc. ये सब कुछ ऐसे आइटम्स हैं. बैड डेब्ट्स का मतलब ऐसे डेप्टर्स, मतलब ऐसे जो डेप्टर्स हैं, मतलब जिसको आपने उधार सामान बेचा हुआ है, उससे आपने पैसे नहीं निकाल पाए, उससे पैसे नहीं मिले, तो उसी को हम कहते हैं बैड डेब्ट्स, जिसको कहते हैं डूबा ऋण कहते हैं, वो डूब गया पैसा. ऐसे ही कुछ मार्केट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मार्केट प्राइस में जो गुड्स आप जिस गुड्स का बिजनेस करते हैं उसका प्राइस कम अधिक होता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है. उस केस में भी हम एग्जैक्टली प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है. नेक्स्ट इसका लिमिटेशन है, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है, बिकॉज क्योंकि हम सिर्फ क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स ही लेते हैं. लाइक हम जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू में ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. सिंस अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स ओनली, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट की क्या क्वालिटी है उसका रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं. लेबर फोर्स के बारे में रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं. इंडस्ट्रियल रिलेशंस हमारे क्या हैं, जिससे गुडविल हमारा इंक्रीज करता है, उसको वो बारे में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. पब्लिक रिलेशंस है, पब्लिक के साथ रिलेशंस कैसे हैं कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशंस के, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. नेक्स्ट, इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस. मैंने अभी डिस्कस किया था कि प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं, उसको भी हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम एक फिक्स प्राइस के साथ हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बीच में ढेर सारे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं. तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कास्ट. हिस्टोरिकल कास्ट मतलब जिससे आप जो पहले से आपने जो स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस, जो गुड्स का प्राइस आपने फिक्स किया हुआ है, उसी हिस्टोरिकल कास्ट पर ही आप अकाउंटिंग करते हैं. बीच में उसको चेंज नहीं करते हैं. बीच में चेंज होने मतलब उसका वैल्यूएशन गड़बड़ हो जाएगा. सिंस प्राइस लेवल चेंजेस आर नॉट कंसीडर्ड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटस. इस तरह से अगर हम प्राइस लेवल बीच में अगर चेंज होता है तो हम उसको अगर रिकॉर्ड उस प्राइस लेवल से अगर अकाउंटिंग नहीं करते हैं तो एग्जैक्टली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो हमारा करेक्ट नहीं शो करेगा. क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट ही करेक्ट नहीं शो कर रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट शो करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. नेक्स्ट है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग. डियर स्टूडेंट, विंडो ड्रेसिंग एक बहुत पॉपुलर चीज है. आप देखते होंगे ढेरों सारी कंपनियां अपना स्टेटमेंट तैयार करती हैं और उसमें काफी डिजाइनिंग के साथ डालते हैं, उसका स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट पे उसको डालते हैं. स्टैटिस्टिकल आपने पढ़ा है कि उसको बार डायग्राम में भेजते हैं, वेन डायग्राम में भेजते हैं, उसको लाइन में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कलरफुल रिप्रेजेंट करते हैं, कलरफुल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब किसी चीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हाई फाई तरीके से पेश करते हैं, उसमें स्टैटिस्टिकल डाटा के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ये चीज आपके विंडो ड्रेसिंग में आते हैं. दिस टर्म विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट. मैनिपुलेशन, आपने स्टैटिक्स में मैनिपुलेशन ऑफ डाटा पढ़ा होगा, तो डाटा का मैनिपुलेशन करते हैं टू कंसील विटॉल फैक्ट, और जो एक्चुअली में जो फैक्ट होता है उसको शो नहीं करते हैं.
प्रेजेंट बेटर और वर्स फाइनेंशियल पोजीशन देन एक्चुअल। एक्चुअल जो पोजीशन है उससे आप अलग प्रेजेंट करते हैं उसको, मतलब जो कुछ मिस्टेक्स होते हैं उसको आप हाइड कर देते हैं, उसको छुपा देते हैं और उसको अच्छे तरीके से पेश करते हैं। इन दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट फेल्स टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। जब इस तरह से आप विंडो ड्रेसिंग के थ्रू आप पेश करेंगे, जब कोई रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे, तो वो एक्चुअली एक्यूरेट नहीं होता है और वो फेयर नहीं होता है। द बैलेंस शीट फेल्स टू प्रोवाइड a true and fair view of the financial position of the enterprises। बैलेंस शीट भी जब आपका प्रॉफिट करेक्ट नहीं होता है, जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता है, तो उस पोजीशन में जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं वो बैलेंस शीट ट्रू और फेयर व्यू का, फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट करने में असमर्थ रहता है। नेक्स्ट है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। डियर स्टूडेंट, इन दिस topic I will discuss about the system of accounting। आप किस सिस्टम से अकाउंटिंग करते हैं? सबसे पहले सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे तो टू टाइप से हम, दो तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं। जो फर्स्ट होता है वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दिस सिस्टम इज फेमस फॉर इन मॉडर्न टाइम्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में डबल एंट्री सिस्टम का ही यूज किया जाता है। दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो काफी छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग नहीं करते हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को अपनाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हैज टू एस्पेक्ट्स। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब टू एस्पेक्ट से होता है, एक डेबिट एंड क्रेडिट। जब हम डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं तो हम एक ही ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग में दो अकाउंट का यूज करते हैं, मिनिमम दो अकाउंट का। जैसे हम अगर बात करें परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज गुड्स फॉर कैश की जब हम एंट्री करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए इसमें परचेज अकाउंट की भी बात कही गई है और कैश अकाउंट, यानी परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट दो अकाउंट का यूज किया गया है। परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया है, क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेंसेस किया है, कैश एक्सपेंस किया, इसलिए उसको क्रेडिट किया। इस तरह से आपने दो अकाउंट का यूज किया है, इसी को एक डेबिट और एक क्रेडिट, आप दो आप एस्पेक्ट से उसका एंट्री करते हैं। इसको कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट्स। ड्यूअल एस्पेक्ट से आप एंट्री करते हैं। At the time of recording a transaction, it is recorded once on the debit side and again on the credit side। मतलब एक अकाउंट को आप डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एट द टाइम ऑफ कैश परचेज गुड्स आर एक्वायर्ड एंड इन रिटर्न कैश इज पेड। इन दिस ट्रांजेक्शन टू एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व, रिसीविंग गुड्स, पेइंग कैश। दो ट्रांजेक्शन इसमें हो रहे हैं। एक रिसीविंग गुड्स, जब आप परचेज करते हैं तो आपको गुड्स रिसीव होते हैं, और दूसरा पेइंग कैश, आप कैश पेड कर रहे हैं। Under the double entry system, both these aspects are recorded. This system is universally applied in accounting. Universally मतलब इसको हर जगह all over the world ऐसे ही इसको रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज सिस्टम विच इज एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है। जैसे आप देखे होंगे जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको एक ही लाइन में बस लिखते हैं कि आपने कैश अगर रिसीव किया तो लिख लेते हैं कि रिसीव कैश फ्रॉम फला पर्सन्स, ठीक है। गुड्स अगर सेल करते हैं क्रेडिट तो सेल टू फला पर्सन्स, तो उस तरह से आप उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं बस, उसमें कोई जर्नल एंट्री का रिकॉर्ड नहीं होता है। ये आपके
सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, ये एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है. देयर इज नो एनी इनवॉइस, देयर इज नो एनी एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस. इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द डबल एंट्री बेसिस. इस सिस्टम में जो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं वो डबल एंट्री बेसिस से रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं. Transactions are recorded in the books of accounting following either cash basis of accounting or accrual basis of accounting. ये basis of accounting है. देखिए दो तरीके से आप accounting करते हैं, एक cash basis of accounting और एक accrual basis of accounting. जब cash basis of accounting की बात करेंगे, cash basis of accounting is a method in which income is recorded when cash is received and expenses are recorded when cash is paid out. इसमें cash basis accounting में का सबसे अच्छा अगर एग्जांपल देखें तो आप जितने मॉल हैं, जैसे आप पे भी बाजार, भी मार्ट, बिग बाजार, जो भी है, जितने भी ये रिटेल शॉप है, तो वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं. कैश में सिर्फ वो कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं. मतलब जब वो कैश रिसीव करते हैं तभी उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं. और ऐसे ही किसी एक्सपेंसेस के लिए अगर कैश पेड करते हैं तभी उसको रिकॉर्ड करते हैं. आप देखते होंगे कि आप चाहे वी मार्ट, वी बाजार में चले जाएं या बिग बाजार में चले जाएं या विशाल मेगा मार्ट, जो भी जिस तरह के रिटेल मार्केटिंग मॉल हैं उसमें आप चले जाएंगे तो उसमें सिर्फ कैश बेसिस ट्रांजेक्शन, आपको कोई उधार नहीं देगा, सिर्फ आपको सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही करेंगे. तो वो कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं उसको. इसके एडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज क्या है कि इट इज सिंपल एज एडजस्टमेंट एंट्री आर नॉट रिक्वायर्ड. इसमें कोई एडजस्टमेंट एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. क्यों? क्योंकि हम सारा ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं. कितना इनकम हुआ, ये सारी चीजें फैक्ट होती हैं. दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट आर रिक्वायर्ड. क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एस्टिमेट्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने कैश ट्रांजैक्शन किया तो पूरा कैश का रिकॉर्ड रहता है. दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर दोज इंटरप्राइजेस वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर ऑन कैश बेसिस. ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था आपको रिटेल मार्केटिंग का, तो उसमें जितने भी मैंने विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट और बिग बाजार की बात कही है, तो उसमें मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश बेसिस ही होते हैं. इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है. डिसएडवांटेज में अगर देखें तो इट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंटरप्राइजेस बिकॉज इट इग्नोर्स आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है. जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करें तो हम किसी को एडवांस पेड अगर करते हैं, किसी वर्क के लिए, जैसे आपको कोई किसी से कोई वर्क कराना है, कोई लेबर है, कोई वर्कर है, आप उसको वर्क कराने के लिए एडवांस पेड कर देते हैं, उसको कहते हैं आप प्रीपेड. और ऐसे ही आपको किसी को गुड्स की डिलीवरी देनी है और उससे एडवांस आपने ले लिया है तो उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं. क्योंकि जब तक उसे आप गुड्स भेज नहीं देते हैं, तब तक गुड्स दे नहीं देते हैं, तब तक वो आउटस्टैंडिंग होता है. वो एक लायबिलिटी क्रिएट करता है. और प्रीपेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे लिए एसेट क्रिएट करते हैं. इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. ये मैचिंग प्रिंसिपल जो होता है अकाउंटिंग का वो भी ये फॉलो नहीं करता है. तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर कंसीडर्ड. Therefore, there is a great possibility of profit manipulation. ये सिर्फ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को ही कंसीडर किया जाता है. इसमें कैश कितना रिसीव हुआ और कैश कितना पेड हुआ, कैश कितना एक्सपेंस हुआ, उसी का सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं. इसलिए ये सिर्फ प्रॉफिट को ग्रेट पॉसिबिलिटी, ज्यादा ही प्रॉफिट का इसमें कंडीशन होता है. नेक्स्ट आते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. एक्रूअल बेसिस का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कैश और क्रेडिट, इस टाइप के अकाउंटिंग में हम कैश बेसिस भी अकाउंटिंग करते हैं और क्रेडिट बेस्ड भी अकाउंटिंग करते हैं. इसलिए दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट. रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड.
Under this system, income earned and expenditure incurred is recognized irrespective of cash received or cash paid. It is based on two basic of accounting principle, revenue recognition concept and matching concept. अभी जो मैंने इससे पहले मैचिंग प्रिंसिपल की बात की थी, वही मैचिंग प्रिंसिपल्स है. Revenue recognition concept, accounting rule that revenue should be recorded only when the revenue generation process has been substantially completed. हम revenue generation process has been substantially completed. हम revenue generation की बात करें जब तक हम कैश रिसीव करते हैं, ठीक है, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसी को कंप्लीटली रिकॉर्ड करते हैं. An exchange has taken place, it is a restatement of the old maxim, don't count your chickens until they are hatched. मतलब जो अभी लास्ट का जो स्टेटमेंट था कि हम चिकन्स को तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं जब तक वो क्या हो, हैच टू हो, जब तक वो पैदा न हुए हो. नेक्स्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दैट ऑफसेट्स रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इसमें जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस का जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम उसी समय करते हैं और उसके काज और इफेक्ट का भी रिलेशनशिप बना के करते हैं. जैसे आप कोई एक्सपेंसेस पेड करते हैं, लाइक सैलरी पेड करते हैं, तो सैलरी पेड करते हैं तो उसका काज और इफेक्ट दोनों की रिकॉर्डिंग करते हैं. मतलब कब आपने किस डेट को पेड किया, कोई एक्सपेंसेस पेड कर रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस, तो क्यों पेड कर रहे हैं, किस लिए पेड कर रहे हैं, उसका आपके बिजनेस के साथ क्या रिलेशंस है उसको. नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स दैट इन मेजरिंग नेट इनकम फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, और ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है जब हम नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में. द कॉस्ट इनकर्ड इन द पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू जनरेटेड इन द सेम पीरियड. जो और ये उसी समय करना चाहिए जब हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसी पीरियड में. एडवांटेज इसके, इट इज मोर साइंटिफिक कंपेयर्ड टू कैश बेसिस. ये अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली ये कैश बेसिस से है. क्यों? क्योंकि ये कैश बेसिस और क्रेडिट दोनों से इसकी अकाउंटिंग करते हैं. मतलब आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी अकाउंटिंग करेंगे इसकी, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन करेंगे तो भी, आप कैश परचेज करेंगे तो भी, और क्रेडिट परचेज करेंगे तो भी इसका रिकॉर्ड करेंगे. ऐसे ही अगर आप क्रेडिट सेल्स करते हैं तो भी आप रिकॉर्ड करेंगे, और कैश सेल्स करेंगे तो भी आप रिकॉर्ड करेंगे. दिस सिस्टम डिस्क्लोजेस करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड एंड आल्सो exhibit true financial position of the business on a particular day. It reflects correct profit or loss during the accounting period. और ये करेक्ट जो हम इस बेसिस से अकाउंटिंग करते हैं तो जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो एक करेक्ट होता है. तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं क्योंकि दिस सिस्टम इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ये कैश बेसिस की तरह ये सिंपल नहीं होता है. क्यों? क्योंकि इसमें ढेरों सारे आपके आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं और जिनके लिए आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है. ठीक है, इसलिए ये सिंपल नहीं होता है कैश बेसिस की तरह. द अकाउंटिंग प्रोसेस अंडर दिस बेसिस इज टू एलाबोरेट. काफी ये मुश्किल भी होता है. ए क्विक appraisal of the profit or loss not possible because many adjustments are required as certain the true financial position of the business. ये जब तक करेक्ट नहीं हो, जब तक कि आपने जो इसमें, चूंकि कैश और एक्रूअल बेसिस से जब अकाउंटिंग करते हैं कैश और क्रेडिट बेस से, तो उसमें ढेरों सारे एडजस्टमेंट करते हैं. उन एडजस्टमेंट करने के बाद ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपका प्रॉफिट लॉस करेक्ट आ सकता है. देखिए, कैश और क्रेडिट बेस पे कैश और क्रेडिट बेस से दोनों से जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें
दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन, अगर सिंपल से बिजनेस की बात करें, एक शॉप की बात करें, तो आप देखते होंगे वहां पर कैश ट्रांजेक्शन होते ही हैं, और वहां पर कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होते हैं, जिससे कि पॉपुलैरिटी बढ़ती है। सिर्फ हम कैश बेसिस करेंगे तो जो क्रेडिट परचेज करना होगा वो कस्टमर आप उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन नहीं रखते हैं, तो हमारे कस्टमर क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। थैंक यू।